फेसबुक और सोशल मीडिया ने जहां सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है, वहां सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल ने बेशुमार मसाइल भी पैदा किए हैं। सना की माँ उसे आवाज दे रही थी और वो अपने कमरे में कानों में हेडफोन लगाए अपने फोन पर किसी से बात करते हुए टहल रही थी। उसे खबर ही नहीं थी कि उसे उसकी माँ आवाज दे रही थी। माँ ने 2-3 बार आवाज देने के बाद जब कमरे का दरवाजा खोला तब भी सना को खबर न हो सकी कि माँ कमरे में मौजूद थी। माँ ने बेटी के कानों से हेडफोन निकाला तो सना चौंक कर घबरा गई। सना, सना, अरे तुम्हें कोई काम नहीं है? ये कान में भोंपू लगा के रखती हो? किससे बातें कर रही थी? अम्मी, मैं तो गाने सुन रही थी। गाने सुन रही? तुम्हारे इम्तिहान होने वाले हैं ना, और तुम्हारे पापा ने कह दिया है कि इससे ये फोन ले लो। अच्छा ना, आई प्रॉमिस, जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक ना मैं कंप्यूटर को हाथ लगाऊंगी और ना फोन को। ये ले रख लें आप, बस खुश। बेड़ा गर्क हो ये फेसबुक और ये मोबाइल फोन का, बच्चों को तबाह करके रख दिया। अच्छा, मैं मार्केट जा रही हूँ सब्जी लेने के लिए, तुम अंदर से कुंडी लगा लो। और हाँ, खुदा के लिए तुम किताबें लेके बैठ जाओ। सना की उम्र मुश्किल से 15 बरस थी। तालिबा थी मगर पढ़ाई लिखाई में कम ही दिल लगता था। हर वक्त कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर मसरूफ रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले ही मुल्तान के किसी हसन नामी नौजवान से उसकी फेसबुक पर दोस्ती भी हुई थी और वो हसन से मिलने के लिए बेकरार थी। शब्बीर ने देखा कि सना ने घूम फिर कर कमरे का जायजा लिया तो उसके माँ बाप गहरी नींद सो रहे थे। ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। सना अपने कमरे में आई, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर कंप्यूटर ऑन करके फेसबुक खुलने का इंतजार करने लगी। जैसे ही फेसबुक ऑन हुआ, सना लॉग इन हुई। लॉग इन होते ही उसकी नजर एक मैसेज पर पड़ी। ये हसन का मैसेज था जो उस वक्त ऑनलाइन था। सना ने फेसबुक एप्लीकेशन के जरिए हसन को कॉल मिला दी। हेलो हेलो, कहाँ थी तुम? इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर और नहीं आती मेरा तो इंतकाल हो जाता। अच्छा इतना चाहते हो मुझे? और कैसे साबित करूँ? तुम आ जाओ ना मुल्तान प्लीज। पागल हो गए हो क्या? तुम कराची क्यों नहीं आ जाते? और वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, फिर तुम्हें कैसे ढूंढूंगा? अच्छा, तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए मुल्तान आ जाऊं। अम्मी अब्बू को पता चल गया ना, कीमा बना देंगे वो लोग मेरा। सना अभी अपने फेसबुक दोस्त से बात कर ही रही थी कि अचानक लाइट चली गई। सना ने मोबाइल फोन की टॉर्च रोशन की, कमरे की कुंडी खोली और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। सना के माँ बाप को शुबा तक नहीं था कि उनकी कमसुन बेटी ने किसी से दोस्ती कर ली थी। माँ बाप बेटी से प्यार करते थे, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा सख्ती भी नहीं कर पाते थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सना के सामने किताबें खुली हुई थीं और वो कोई फिल्म देख रही थी जिसमें एक लड़की घर बार छोड़कर अपने महबूब से मिलने दूसरे शहर पहुंच जाती है। इसी दौरान सना की अम्मी लाउंज में आई तो सना ने टीवी की आवाज कम कर दी और किताब पढ़ने लगी। सना, मैंने तुम्हें फिल्म देखने से मना किया था ना? मुझे यकीन है कि तुम जरूर फेल होगी। बंद करो टीवी। अम्मी बिल्कुल, अभी अभी तो टीवी चलाया है और अभी मूवी स्टार्ट हुई थी, थोड़ी सी देखी मैंने। बंद करो टीवी। बेटा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। कल को तुम्हारी शादी भी करनी है हमने, फिर अपने शौहर के साथ फिल्में जाके देखती रहना। अच्छा अम्मी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। बोलो ना, क्या बात है? कुछ नहीं ना, बस ऐसे ही। बस यूं ही हवा में उड़ा दी बात। फिल्मों से तुम्हारा दिमाग हटे तो तुम कुछ सोचो ना। चलो बंद करो टीवी और पढ़ाई पे ध्यान दो। माँ बड़बड़ाती हुई चली गई तो सना किताब लिए आंगन में आ गई जहाँ हरे भरे दरख्त थे। वो आंखें और किताब बंद करके टहलने लगी। वो ख्यालो ख्वाब की दुनिया में खोई हुई थी।
हसन ने जैसे ही हाथ थामा, सना ने घबराकर उससे हाथ छुड़ा लिया। उसी लम्हे सना अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकली तो उसकी किताब कीचड़ में गिरी हुई थी। सना किताब उठाने के लिए झुकी तो उसका पांव फिसल गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सना अपने फेसबुक के दोस्त के इश्क में बुरी तरह मुब्तला हो चुकी थी। माँ को कुछ अंदाजा हो गया था कि बेटी हाथ से निकल रही थी, इसीलिए माँ ने अपनी बेटी पर सख्ती करना शुरू कर दी थी और कंप्यूटर उठाकर अपने कमरे में रख दिया था। जिसके बाद सना स्मार्टफोन के जरिए हसन से राबते में थी कि एक दिन माँ ने हसन से बात करते हुए पकड़ लिया। सना अपने कमरे में फोन पर सरगोशियों में हसन से बात कर रही थी कि इस दौरान माँ ने उसे बात करते देख लिया और वो दरवाजे की आड़ में छुपकर खड़ी होकर सारी बातें सुनने लगी। नहीं ना, अम्मी ने कंप्यूटर अपने पास रख लिया है। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? क्या खुदकुशी? उल्लू ना तुम किसी और को बनाना। कराची तो तुम आ नहीं सकते हो और खुदकुशी करोगे? सना की माँ के कान में जब कराची और खुदकुशी के अल्फाज पड़े तो वो परेशान हो गई और जाकर बेटी के हाथ से फोन छीन लिया। किससे बातें कर रही है? दे इधर फोन, दे। सना की माँ ने फोन छीन कर अपने कानों से लगा लिया था। हेलो हेलो। माँ ने सब गुस्से और झुंझलाहट में फोन दीवार पर दे मारा। आ जाने दे तेरे बाप को, बताती हूँ उनको। हम समझ रहे तू कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, और तेरे ये करतूत है। अम्मी मेरी बात तो सुने। खबरदार जो मेरा करीब आई, पीछे हट। बदतमीज कहीं की बेगैरत। सना की माँ इंतहाई गुस्से की हालत में सना को छोड़कर बाहर चली गई और सना खौफ से कांपने लगी। उसके जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। उसको लगा कि रात को जब बाप घर वापस आया तो माँ उसे एक तरफ ले गई और बेटी की सारी सूरत हाल बता दी। फिर क्या था, बाप इंतहाई गजबनाक लहजे में बेटी की तरफ बढ़ा और उसे डांट पिलाने लगा। अभी बाप ने बेटी पर हाथ उठाया ही था कि माँ ने अपने शौहर को रोक लिया और उसे पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गई। अचानक सना ने खौफ के मारे एक झुरझुरी सी ली और चादर लपेटकर सो गई। माँ ने सना पर गुस्सा तो किया था और ये धमकी भी दी थी कि वो बाप को बता देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता सना इसी तासुर में थी कि माँ ने उसके बाप को सारी कहानी बता दी थी, इसीलिए अब वो जब भी बाप के सामने आती तो भीगी बिल्ली नजर आती। बाप के खौफ से उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। अब सना को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि वो किसी तरह भागकर मुल्तान चली जाए और हसन से शादी कर ले। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सना कैंट स्टेशन के पास रक्शे से उतर रही थी, जहां अंदरूने मुल्क जाने वाली गाड़ियां मौजूद थीं। सना ने बसों पर लिखे हुए रूट पढ़े और जब उसे मुल्तान जाने वाली बस नजर आई तो वो टिकट खरीदने के लिए ट्रांसपोर्ट दफ्तर की खिड़की पर पहुंच गई। भाई ये मुल्तान की गाड़ी कितनी देर में जाएगी? 30 मिनट में जा रही है। कितनी टिकट है आपकी? एक दे दें। ट्रांसपोर्टर ने सना को अजीब सी नजरों से देखा और कुछ सोचते हुए उसका टिकट बना दिया। सना ने पैसे दिए और सना को टिकट थमा दिया गया। सना मुसाफिरों के रश से होती हुई चुपचाप बस में जाकर बैठ गई थी। शाम तक जब सना घर लौट कर नहीं आई तो उसकी माँ पर दौरे पड़ने लगे। बाप घर लौटा तो बेटी को गायब पाकर उसका दिमाग घूम गया। कहाँ गई मेरी बेटी? वो दोपहर में कह के गई थी कि मैं कॉपियाँ लेने जा रही हूँ, उसके बाद आई नहीं। आप जाके देखें ना मेरी बेटी कहाँ गई। परेशान मत हो। कल दोपहर में मैंने उसको डांट दिया था, शायद वो नाराज़ होकर अपनी बड़ी खाला के यहाँ चली गई। आप जाके देखें ना, वो नाराज़ होकर वहीं जाती। ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो, मैं भी देख के आता हूँ।
सना को घर से निकले पूरा एक दिन गुजर चुका था। उधर शब्बीर ने कुछ और ही मंजर देखा था। शब्बीर ने देखा कि सना डरी सहमी मुल्तान की बस से उतरकर हसन को फोन मिला रही थी। वो काफी देर तक कॉल पर कॉल करती रही, लेकिन हसन नामी शख्स का कहीं अता पता नहीं था। कमसिन सना को परेशान देखकर बस अड्डे पर मौजूद दो औबाश किस्म के मर्द उसके करीब पहुंच गए। फिलहाल जवाब पहुंचना नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। The number you've dialed is not responding at the moment. हाँ भाई, कहाँ जाना है? रक्षा है मेरे पास। अरे छोड़ो रक्षा वक्षा, टैक्सी है मेरे पास, मैं ले चलता हूँ। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। दोनों मर्दों ने सना को अजीब सी नजरों से देखा। इस दौरान अड्डे पर मौजूद एक खुदा तरस इंसान ने मामले की नजाकत को भांप लिया और वो बुजुर्ग सना के पास आ गए। बेटे क्या बात है, क्या हुआ? अरे जाएं बड़े मियाँ, अपना काम करें, हमें पता है इसे कहाँ जाना है। भाईजान आप अपना रास्ता नहीं, चले यहाँ, चले निकले यहाँ। वो दोनों मर्द बूढ़े को कोसते हुए चले गए। अब सना के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो बुजुर्ग को अपनी परेशानी बता देती। सना में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो अजनबी बुजुर्ग को ये बताती कि वो किसी लड़के के इश्क में पागल होकर मुल्तान पहुंची थी। अलबत्ता सना ने बुजुर्ग को जो बताया वो ये था। बाबा जी मेरी मदद कीजिए, मैं कराची में रहती हूँ। घर से किसी काम से निकली थी, किसी ने धोखा देकर मुझे बेहोश करके बस में बिठा दिया। बेटी परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेगा, कुछ इंतजाम करते हैं तुम्हारे लिए। बुजुर्ग ने सना को बेसहारा देखकर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को खबर कर दी थी, जिन्होंने सना को दारुल अमान भिजवा दिया था। सना की खबर मीडिया पर चली तो सना का बाप अपनी बेटी को लेने के लिए मुल्तान पहुंच गया। ये है वो मनाजिर जब सना को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जा रहा था। ये है सना का बाप जो अपनी बेटी को लेने मुल्तान से आया था। घर से नाराज होके ये आई है। अच्छा, ज़हनी तवाज़ुन भी आप कुछ कहते हाँ, थोड़ा सा वो है इसका, बताइएगा। बोली पाली है, सीधी लड़की है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि जब सना का बाप अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचा तो मां ने दौड़कर बेटी को गले से लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खामोशी से देर तक रोती रहीं और बाप अपने आंसू जब्त करता रहा। शब्बीर का कहना है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते और उनके मसाइल सुनने तक से आंख चुराते हैं तो ऐसे बच्चे अपने फैसले खुद करने लगते हैं। गहरी समझबूझ ना होने की वजह से उन्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना लेता है। सना ने जिस लड़के से फेसबुक पर दोस्ती की थी उसका कहीं नामो निशान नहीं था। सना खुशकिस्मत थी कि उसे नेक खुदा तरस लोग मिल गए थे जिनकी बदौलत वो इज्जत और एहतराम से अपने घर लौटने में कामयाब हो सकी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनके यहाँ से। हम चले इस जहां से। भावलपुर में पुलिस वालों ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोककर मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद को नीचे उतार लिया था। पुलिस इन अफराद से कुछ न कुछ बरामद कराने के लिए हाथ पांव मार रही थी। असलम दोपहर का खाना खाने के लिए खेतों से घर आ रहा था कि रास्ते में कुछ बच्चे खेलते नजर आ गए। असलम ने बच्चों को प्यार से देखा और फिर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद असलम हाँफने लगा तो वो सस्ताने के लिए एक जगह बैठ गया। बच्चों ने पलटकर देखा तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो खेल छोड़कर असलम के करीब आ गए और उसे गौर से देखने लगे। असलम अपनी सांसें दुरुस्त कर रहा था। उसने हाथ के इशारे से बच्चों को सामने से हटने के लिए कहा और अब उसने बैठे बैठे अपने पांव भी फैला दिए ताकि ठीक से सांस ले सके। इस दौरान उसने अपनी कमीज के बटन भी खोल दिए थे और गहरी गहरी सांस लेने लगा था।
बच्चे असलम को हैरानी से देखते हुए आगे बढ़ गए। एक बच्चा दौड़ता हुआ असलम के घर पहुंच गया। घर में मौजूद एक शख्स को, जो शायद असलम का रिश्तेदार या भाई था, बच्चे ने असलम के बारे में बता दिया, जिस पर उस शख्स ने जल्दी से पानी की बोतल उठाई और तेजी से बच्चे की बताई हुई जगह की तरफ दौड़ने लगा। बच्चा भी कुछ देर तक उस शख्स को जाते देखता रहा और फिर खेल कूद में मसरूफ हो गया। वो शख्स असलम के पास पहुंचा तो उस वक्त तक असलम की सांस बहाल हो चुकी थी और वो अपनी जगह से उठ रहा था। असलम, क्या हुआ तेरे को? वो कुछ नहीं हुआ यार, वही रोज का मामला। तो खाना खाने घर जा रहा था, सांस भूल गई। अब कैसी है तबीयत तेरी? तो हाँ, अब ठीक हूँ मैं। चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं। तो पागल हो गया है कि? तो कुछ नहीं हुआ मुझे, बस जरा आंखों के आगे अंधेरा आ गया। तो मुझे डॉक्टर ने कहा तेरा दिल बहुत कमजोर है और तुझे इलाज की जरूरत है। चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं। तो इधर खाना खाने के पैसे नहीं, तो तुझे इलाज की लगी है ना किया कर मेरी फिक्र। अच्छा ये बता, रोटी पक गई? और रोटी को छोड़, रोटी पक गई है, तू पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले। चलिए ठीक है। चल मेरे साथ चल। 35 साल असलम बहावलपुर के इलाके नूरपुर का रिहायशी था। शादीशुदा था और मेहनत मजदूरी करके घर वालों की किफालत करता था। सख्त मेहनत, मुशक्कत और मुनासिब ग़िज़ा और माहौल ना मिलने से इसकी सेहत मुतासिर हो रही थी और उसे दिल की बीमारी भी लाक थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम घर में बेचैनी से टहल रहा था। इस दौरान उसने खिड़कियां खोली तो बाहर चांदनी चटकी हुई थी। असलम खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। इस दौरान असलम की बीवी ने उसे देख लिया तो वो उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। असलम, तबीयत तो ठीक है तेरी? इतनी रात तक जाग रहा है? ऐसा नींद नहीं आ रही थी। देखो जरा, तेरी तो सांस सुखाने लगी है असलम। तू परेशान मत हो, ये तो अब रोज का मामूल है। 10 दफा तुझे कह चुकी हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करा ले। अरे दिखाया था उसे भी, वो कहता है सब ठीक है। ये तो बस जरा थकन की वजह से हो जाता। हाँ, तो सारा दिन इतनी मेहनत भी तो करता है, इतना काम करता है। अल्लाह पता नहीं हमारी कब सुनेगा, पता नहीं कब हमारे हालात बेहतर होंगे। अच्छा चल, तू मेरे साथ बाहर चल, कुछ ठंडी हवा खाएगा तो सही हो जाएगा। असलम की बीवी अपने शौहर को लेकर बाहर निकली तो आंगन में सन्नाटा था, मगर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बीवी ने असलम को एक पुरानी सी कुर्सी पर बिठा दिया और फिर उसकी कमीज के बटन खोल दिए। असलम गहरी सांस लेने लगा। दूसरे ही लम्हे उसकी बीवी मटके पर गई और कटोरे में पानी उंडेलने लगी। असलम की बीवी पानी लेकर आई तो असलम की हालत मजीद खराब हो रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। असलम ने पानी पिया तो उसने एक गहरा सांस लिया। असलम की बीवी ने अपने शौहर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनके यहाँ से। हम चले इस जहां से। असलम की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो इलाज मुआलजे की तो ना सकत रखता था और ना ही उसने इस बीमारी को समझा। लेकिन एक दिन उसे लेने के देने पड़ गए। असलम घर से निकलकर खेतों में काम करने जा रहा था कि पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी। ये असलम का रिश्तेदार था। हाँ भाई असलम, कैसी तबीयत है तेरी? हाँ भाई, अल्लाह का करम है, अब बेहतर है। बस जरा रात को गड़बड़ हो गई थी। इतनी धूप में काम करने जा रहा है, अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल किया कर। और कुछ नहीं होता मुझे,
कर लूंगा मैं। अब इतनी धूप में खेतों की तरफ जाएगा, ऐसा कर बैठ, मैं तेरे को ले जाता हूँ अपने साथ। असलम जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठने लगा उसका सांस उखड़ने लगा और असलम दिल पकड़कर नीचे बैठ गया। रिश्तेदार ने ये मंजर देखा तो उसे फौरी तौर पर सूरत हाल का अंदाजा हो गया। उसने फौरन मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और असलम को उठाने लगा। अस्सलामुअलैकुम सर। क्या हाल है? खैरियत से? क्या वो खैरियत? सर इसकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। असलम के रिश्तेदार ने जब पुलिस वाले को असलम की तबीयत के बारे में बताया तो अवाम के महफिजों ने इंतहाई समझदारी और शफकत का इजहार करते हुए तेजी से अस्पताल ले जाने की हिदायत की थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इतनी धूप में काम करने जा रहा है, अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल किया कर। अब तो कुछ नहीं होता मुझे, कर लूंगा मैं। अब इतनी धूप में खेतों की तरफ जाएगा, ऐसा कर बैठ, मैं तेरे को ले जाता हूँ अपने साथ। असलम जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठने लगा उसका सांस उखड़ने लगा और असलम दिल पकड़कर नीचे बैठ गया। रिश्तेदार ने ये मंजर देखा तो उसे फौरी तौर पर सूरत हाल का अंदाजा हो गया। उसने फौरन मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और असलम को उठाने लगा। रिश्तेदार ने करीब से गुजरने वाले एक शख्स को आवाज देकर बुला लिया, फिर असलम को सहारा देकर मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। घबरा मत, पकड़, कुछ नहीं होगा तेरे को असलम, घबराना मत, कुछ नहीं होगा तेरे को। असलम के पीछे राहगीर बैठ गया। असलम के रिश्तेदार ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और तेजी से भगानी शुरू कर दी। अब मोटरसाइकिल का रुख अस्पताल की तरफ था। शब्बीर ने देखा कि जब मोटरसाइकिल न्यू सब्जी मंडी कराची मोड़ के मकाम पर पहुंची तो वहां कुछ पुलिस एहलकार मौजूद थे जो चेकिंग कर रहे थे। शब्बीर ने पुलिस वालों को देखा तो उसे इत्मीनान हो गया कि अब असलम को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस वाले भी मदद करेंगे। शब्बीर ने चश्मे तसव्वुर से देखा कि पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद को बैठा देखकर मोटरसाइकिल रोक ली थी। अस्सलामुअलैकुम सर। क्या हाल है? खैरियत से? क्या वो खैरियत? सर इसकी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। असलम के रिश्तेदार ने जब पुलिस वाले को असलम की तबीयत के बारे में बताया तो अवाम के महफिजों ने इंतहाई समझदारी और शफकत का इजहार करते हुए तेजी से अस्पताल ले जाने की हिदायत की थी। शब्बीर ने चश्मे तसव्वुर से ये भी देखा कि पुलिस वाले खासे खुदा तरस लग रहे थे। उन्हें खल्क़े खुदा का ख्याल था और वो हक हलाल की रोजी के लिए सड़कों पर खड़े थे। अभी शब्बीर इन्हीं ख्यालों में गुम था कि अचानक पूरा मंजर बदल गया। चश्मे तसव्वुर झूठ, फरेब और धोखा साबित हुई और असल सूरत हाल सामने आ गई। उस रोज असलम और उसके साथियों के साथ जो कुछ हुआ उसकी तमसील कुछ यूं। जैसे ही मोटरसाइकिल पुलिस वालों के सामने पहुंची, एक एहलकार की कड़कदार आवाज सुनाई दी। ओए, रुक जा, किधर जा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्पताल लेके जा रहा हूँ सर। आ रहे थे? साहब ये करीब में ही रहते हैं। कासल थे? ओए, मुझे तो गाड़ी चोरी की लगती है। सर ये मेरे अपने नाम पर है, मेरी अपनी गाड़ी है सर, इसके कागजात मेरे पास मौजूद है, सब कुछ है, ये मेरे अपने नाम पर है सर। नीचे उतरो, इसको भी नीचे उतारो। सर खुदा के लिए, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हमें हॉस्पिटल जाना है सर। नीचे उतरो, मैंने बोला ना नीचे उतरो, तलाशी दो। असलम के रिश्तेदार ने सहारा देकर असलम को उतारा तो वो दिल पकड़कर तड़पने लगा। क्या कह रहा था तू? हाँ, आओ पकड़। एहलकार ने बारी बारी सबकी जामा तलाशी ली और जब कोई चीज बरामद न हो सकी तो वो मजीद मशकूक निगाहों से उन्हें देखने लगा। साहब आपकी मेहरबानी होगी साहब, ये मर जाएगा, मैं जाने दे साहब। बहुत बोलता है तू, हाँ? सीधा खड़ो। दूसरे एहलकार को कुछ अंदाजा हो गया था कि असलम को दिल का दौरा पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो तोड़ जोड़ करने से बाज नहीं आ रहा था। दूसरा एहलकार असलम के रिश्तेदार को एक तरफ ले गया। वो देख, यही मामला खत्म कर ले, ये तो थाने जाएगा, मसला हो जाएगा तेरे लिए। लेकिन सर हमारा कसूर क्या है? मेरे पास तो पैसे वैसे भी नहीं है। वो क्यों मुसीबत में पड़ रहा है तू? पैसे नहीं है तो घर से मंगा ले, साहब गुस्से में है। सर आपकी मेहरबानी होगी साहब।
मेरा कज़न मर जाएगा साहब, मेहरबानी होगी आपकी अगर जाने दोगे तो। शब्बीर को मालूम हुआ है कि ड्यूटी पर मौजूद रिश्वतखोर पुलिस अफसरों ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर ली थी। मुबैना तौर पर 1.5 घंटे तक जोड़ तोड़ की कोशिश करते रहे, लेकिन इस दौरान असलम की सांस दबने लगी। शब्बीर ने देखा कि रिश्वत की वसूली में नाकामी और असलम की हालत का अंदाजा लगाने के बाद बदउन्वान काली भेड़ों ने नाक भाव चढ़ाकर असलम के रिश्तेदार को जाने की इजाजत दे दी। और जैसे ही असलम के रिश्तेदार और मोटरसाइकिल के तीसरे आदमी ने असलम को दोबारा मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की तो असलम ने एक बार आंख खोलकर चारों तरफ हसरत से देखा और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। असलम की मौत देखकर रिश्वतखोर पुलिस एहलकारों के पसीने छूट गए और वो वहां से रफू चक्कर हो गए। बदउन्वान रिश्वतखोर पुलिस वालों की जुल्म की ये दास्तान यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब उनके अफसर भी मैदान में उतर आए थे। हुआ ये था कि असलम की मौत के बाद गांव वालों ने असलम की लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया तो असलम की मौत के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के सीनियर साथी भी वहां पहुंच गए। बजाय इसके कि वो मजलूमों के साथ हमदर्दी करते, उल्टा एहतजाज करने वालों को कानून का सबक पढ़ाने लगे। ये मनाजिर जरा आप खुद देख लीजिए, जब रिश्वतखोर एहलकारों का सीनियर अफसर एहतजाज करने वालों को ही मुरीद इल्जाम ठहरा रहा था। मेरी बात सुनो। नहीं, आपने मेरे लिहाज ना किया, मेरी हया ना किया आपने। इसका मतलब हम चेकिंग ना करें, ये खड़े गोली के सामने नहीं, इसका क्या मतलब? इसको रोके ना आप। एम्बुलेंस में हम तो भाई एम्बुलेंस भी चेक करते हैं। नटी से हम लोग आ रहे थे सुबह के टाइम, हमारे मरीज के साथ दिल का अटैक हुआ है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। यहाँ पे जो मौके के ऊपर पुलिस वाले थे उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली है और हमें आगे नहीं जाने दिया है। 1.5 घंटा रोक के रखा है। उसके बाद उन्होंने बोला हमें पैसे दोगे तो आगे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। हमने लाख उनसे मिन्नतें की हैं कि यार हमारे साथ इमरजेंसी है, इन लोगों ने हमें नहीं जाने दिया। असलम की अलमनाक मौत के हवाले से पुलिस का कहना था कि असलम को सुबह 6:15 पर तलाशी के लिए रोका गया था और मामूली चेकिंग के बाद छोड़ दिया गया था। 3 लोग आए थे सुबह 6:15 बजे। उस दिन मंगल का दिन होता है, साथ ही वहाँ पे मंडी मवेशियाँ लगती है। उनको पिकट SPS हमारी थाना कैंट की पिकट है, वहाँ पे रोक के चेक किया गया। उसकी बॉडी सर्च की गई है, उससे गाड़ी के कागजात चेक किए गए और उन्हें CNIC कार्ड दिखाने के लिए कहा गया। तो उनके पास CNIC कार्ड नहीं थे। उन्होंने बताया कि एक बंदा मरीज है जिसको मोटरसाइकिल पे लेके जा रहे हैं। उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको जाने दिया गया। वो बंदा जब हॉस्पिटल पहुँचा PVI तो वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वहाँ से उन्होंने उसकी डेड बॉडी वसूल की और एम्बुलेंस पे लेके वापस आ रहे थे। जब वापस आए तो उन्होंने वहाँ पे आके एहतजाज किया कि सुबह पुलिस ने हमें चेकिंग के लिए रोका था, अगर चेकिंग के लिए ना रोकते तो हम हॉस्पिटल में जल्दी पहुँच जाते। जबकि अस्पताल के शोबे इमरजेंसी के इंचार्ज का कहना था कि मोहम्मद असलम को 13 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे मुर्दा हालत में वसूल किया गया था। इंचार्ज का ये भी कहना था कि असलम का इंदराज मुर्दा रजिस्टर में करके लाश वर्षा के हवाले कर दी गई थी। 13 तारीख की सुबह 7:30 बजे असलम राहुल शेर उम्र 45 साल सुबह 7:30 बजे हमारे पास रिसीव हुआ था इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर जब हमारे पास रिसीव हुआ तो रिसीव डेड था। शब्बीर ने दोनों मौक़िफ़ सुनने के बाद सवाल उठाया है कि क्या जाए वकूअ से अस्पताल तक का वाक़या मोटरसाइकिल ने 1.25 घंटे में तय किया होगा, यानी 6:15 बजे सुबह से लेकर 7:30 बजे तक। एहलकारों और उनके अफसरों ने धौंस धमकी देकर एहतजाज खत्म करा दिया था। इस वाकये की खबर मीडिया पर चलने के बावजूद हुक्काम बाला के कानों पर जूं तक न रेंगी, जबकि RPO भावलपुर ने थोड़ी बहुत इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इंक्वायरी का हुक्म देकर मामले को ठप कराने की कोशिश की थी। शब्बीर का कहना है कि इस बदतरीन इंसानियत सोज वाक़े पर जितना भी पर्दा डाल दिया जाए, शब्बीर की आंख से ओझल नहीं हो सकता। शब्बीर ने सवाल किया है कि वो पुलिस जो मुजरिमों को एक नजर में पहचानने का दावा करती है, आखिर एक बीमार आदमी को क्यों ना पहचान सकी। शब्बीर ने ये सवाल भी किया है कि 3 आदमियों की जामा तलाशी और चेकिंग में ज्यादा से ज्यादा कितनी देर लग सकती है, 5 मिनट, 10 मिनट के 1.5 घंटा। शब्बीर ने वाकये में मुलव्विस एहलकारों को सख्त तरीन सजा देने
उन्हें नौकरियों से निकालने और उनके खिलाफ हर तरह की कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि जब घर में मौजूद असलम की बीवी को अपने गरीब और लाचार शौहर के रास्ते में मरने की खबर मिली तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसे कुछ दिनों पहले का वो मंजर याद आ गया जब चांदनी रात में उसका शौहर बेबसी से सांस ले रहा था और माहौल पर अलमनाकी छाई हुई थी। इसका मतलब हम चेकिंग ना करें, क्या मतलब इसको रोके ना? हम तो भाई एम्बुलेंस भी चेक करते हैं। यहाँ पे जो मौके के ऊपर पुलिस वाले थे उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली है और हमें आगे नहीं जाने दिया है। उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको जाने दिया गया। वो बंदा जब हॉस्पिटल पहुंचा पीवीआई तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर जब हमारे पास रिसीव हुआ तो वो रिसीव डेड था। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर, मर चले हम मगर ले चले याद उनके यहाँ से। हम चले इस जहां से। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।